हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अनिल और मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 1.2 एनसीईआरटी का क्लास 9 का मैथ्स का चैप्टर 1 जिसका एक्सरसाइज 1.2। और 1.2 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता हूँ इरेशनल नंबर्स का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट, और देन साथ साथ मैं आपको बता देता हूँ कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड पे कि कुछ स्टूडेंट मतलब कंफ्यूज हो रहे थे कि इंटीजर को इनको हिंदी में क्या बोलते हैं। तो मैं बता देता हूँ जल्दी से आपको। इंटीजर को हम बोलते हैं पूर्णांक या पूर्ण संख्या, जो कि माइनस की भी हो सकती है, प्लस की भी हो सकता है, जीरो भी हो सकती है, और इसको हम जेड से डिनोट करते हैं। मतलब पूर्ण होगा, मतलब उसमें डेसिमल नहीं होगी, दशमलव का नहीं होगा, और फ्रैक्शन नहीं होगा, भिन्न के फॉर्म में नहीं होगा, बटे के फॉर्म में नहीं होगा, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं होगा। ठीक है। देन होल नंबर, मतलब जैसे इंटीजर का एग्जांपल मैंने आपको पहले बताया, -5, -2, 0, 1, 2 ऐसे करके। देन होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या, ये भी पूर्ण संख्या होती है, बट इसमें और इंटीजर में क्या डिफरेंस है कि इंटीजर नेगेटिव भी हो सकता है, बट होल नंबर जो होगा वो हमेशा 0 से स्टार्ट होगा और पॉजिटिव की तरफ होगा। तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, इस तरीके से हो गया होल नंबर। देन नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या, जिसको हम एन से डिनोट करते हैं। होल नंबर को हम डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। प्राकृतिक संख्या मतलब मैंने बताया था आपको काउंटिंग नंबर, वो हमेशा 1 से स्टार्ट होंगे, 1, 2, 3, 4, और हमेशा प्लस के होंगे। देन नेचुरल नंबर, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्या। परिमेय मतलब पी अपॉन क्यू के फॉर्म में जैसे हम लिख सकते हैं, अंश बटे हर के फॉर्म में जैसे हम लिख सकते हैं, जहां पे पी और क्यू दोनों क्या होंगे, इंटीजर होंगे, मतलब डेसिमल में नहीं होगा, दशमलव में नहीं होगा। पी और क्यू ऊपर अंश और नीचे हर, डेसिमल में नहीं होगा, दशमलव में नहीं होगा, और क्यू 0 नहीं होना चाहिए। तो वो हो गया आपका परिमेय संख्या या रेशनल नंबर। रेशनल नंबर जो जिस नंबर को हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, हिंदी में जिसे बोलते हैं अपरिमेय संख्या। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं इसको रेशनल नंबर या अपरिमेय संख्या ये आपको मैं डिफाइन कर देता हूं। तो ये होता है ऐसा नंबर जिसको हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो इसका मैं एग्जांपल बता दूं आपको। √2, जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया। अब आप बोलेंगे सर √2 को तो हम √2 अपॉन 1 तो लिख सकते हैं। बिल्कुल सही है, लिख सकते हैं, लेकिन मैंने आपको बोला पी अपॉन क्यू को फॉर्म में नहीं लिख सकते। और पी अपॉन क्यू का फॉर्म रेशनल नंबर का होता है, जिसमें कि पी और क्यू दोनों, ये भी इंटीजर होता है और ये भी इंटीजर होता है। तो देखो 1 तो हमारा इंटीजर है, और मैंने आपको पहले बताया था कि 1 हम किसी भी नंबर के नीचे लिख सकते हैं, चाहे वो 0 हो चाहे कोई भी इंटीजर हो। बस ये दोनों नंबर जो है दशमलव में नहीं होने चाहिए, डेसिमल में नहीं होने चाहिए। बट देखो ये नंबर डेसिमल में नहीं है, मान लिया मैंने, और नीचे मैंने 1 लिखा। 1 तो मेरा जेड है, मतलब इंटीजर है, पूर्ण संख्या है, दशमलव में नहीं है। लेकिन 2 मेरा पूर्ण संख्या नहीं है। अगर मैं 2 को आगे सिंप्लीफाई करता हूँ तो 2 की वैल्यू आती है 1.1.414213563 ऐसे करके ट्रिलियन नंबर तक जाती है, डेसिमल के बहुत सारे अंकों तक जाती है, हमें भी खुद नहीं पता। तो ये देखो डेसिमल में आ रही है, बीच में दशमलव आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि √2 एक रेशनल नंबर नहीं है, इसको पी अपन क्यू के फॉर्म में हम नहीं लिख सकते। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक रेशनल नंबर है। जैसे अगर मैं बात करूं √3 की, तो ये भी एक, इसके नीचे 1 लिख सकता हूँ, लेकिन 1 तो मेरा इंटीजर है, लेकिन √3 इंटीजर नहीं है, ये डेसिमल में आ रहा है। अगर मैं इसकी डेसिमल में वैल्यू देखूं √3 की, तो इसकी वैल्यू आएगी 1.73205008। अब आप यहाँ पे कंफ्यूज होंगे कि 3 की वैल्यू इतनी कैसे आ गई, आपने तो याद कर लिया। तो इसका तरीका, हालांकि चौथी पांचवी क्लास में यहाँ पे पढ़ा होगा, वो उतने डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ। √3 की वैल्यू जो है, √3 की वैल्यू कैसे हम अप्रोक्सीमेटली निकाल सकते हैं। देखिए अंडर के बीच में अगर कोई भी नंबर होता है नीचे, तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा कोई नंबर होना चाहिए जिसका जिसका मैं उसी में अगर मल्टीप्लाई करता हूं तो वो 3 आए। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं अगर √4 लूं, तो इसका मतलब मेरे को √4 का आंसर मेरे को मिलता है 2, मतलब 2 इंटू 2। अंडर का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे 2 लिखा होता है, मतलब कोई ऐसा नंबर जिसका मैं 2 बार गुणा करूं आपस में और उसका आंसर ये आ जाए जो अंडर के अंदर है। तो इस अंडर का आंसर ये होगा। इसका एक नंबर ले लेते हैं, यहां से ये आंसर होगा। जैसे मैं √9 ले लूं, तो मैं ऐसा कोई नंबर निकालूं कि उसका उसी से मल्टीप्लाई करूं 2 बार आपस में और वो नंबर मिल जाए, ये बीच वाला। तो इस ऐसा नंबर एक 3 होता है, 3 इंटू 3 ये 9 हो जाएगा। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 3 इंटू 3
9 हो गया, तो एक 3 इसमें से मैं ले लूंगा बाहर, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर मैं √3 के बारे में बात करता हूँ तो इसका मैं रूट कैसे निकालूंगा, ये छोटी क्लास का क्वेश्चन है, बट क्योंकि मैं आपको थोड़ा सा क्लैरिटी दे देता हूँ। √3 की वैल्यू कैसे निकालूंगा, देखो 2 को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ आपस में तो ये आएगा 4, और 1 को मल्टीप्लाई करता हूँ आपस में तो ये आएगा 1। 3 की वैल्यू 4 और 1 के बीच में है, तो इसका मतलब इसका अगर मैं रूट लूं तो इसका रूट आएगा 2, और इसका अगर मैं रूट लेता हूं तो इसका रूट आएगा 1। मतलब कोई ऐसी वैल्यू आएगी जो 1 से लेके 1 और 2 के बीच में होगी, और जिसका मैं आपस में मल्टीप्लाई करूंगा तो √3 इसकी वैल्यू आएगी। तो वो वैल्यू ये है 1.73205008, ऐसे करके ट्रिलियन नंबर्स तक जाएगी। वो हमें भी नहीं पता कितने नंबर तक जाएगी, बट बहुत सारे नंबर तक जाएगी, और वो रिपीट नहीं होगा एक भी नंबर आगे चल के कोई भी नंबर रिपीट नहीं होगा, तो वो आएगी √3 की वैल्यू। तो इस तरीके से मैं निकाल सकता हूँ कि भाई ऐसी कोई वैल्यू ढूंढो जो 3 से ज्यादा ना जाए मल्टीप्लाई करने पर। अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई करता हूँ आपस में तो 2 2 जा 4, तो ये तो ज्यादा हो गया 3 से, और ऐसे अगर मैं 1 1 जा 1 करता हूँ तो ये 3 से कम हो गया। इसका मतलब 1 और 2 के बीच में कोई ऐसा नंबर होगा जिसका मैं आपस में मल्टीप्लाई करूंगा 2 बार, तो उसकी वैल्यू 3 आएगी, तो वो ये नंबर होता है। तो ये मोटा मोटा सा आइडिया आपको मिल जाना चाहिए कि ये वाली इसकी रूट की वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा ऐसे ही 1.73205, ऐसे करके मैं इसको बटे में 1 लिख सकता हूँ। लेकिन अब देखो ये तो इंटीजर है, ये इंटीजर है, लेकिन ये इंटीजर नहीं है। अब मैंने क्या बोला था, इरेशनल नंबर की क्या होती है डेफिनेशन, जिसको मैं P/Q के फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो इसको तो मैं P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकता हूँ, तो इसका मतलब ये एक इरेशनल नंबर हुआ। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं स्टार्ट करूंगा आगे का नेक्स्ट चैप्टर, क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे अभी मैं। बंद करो स्टूडेंट्स, अभी स्टार्ट कर लेते हैं हम एक्सरसाइज 1.2। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। मतलब हमें हर एक नीचे वाला स्टेटमेंट, जो नीचे 3 स्टेटमेंट दिए 1 2 और 3, इनको हमें अभी प्रूव करना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है, और हमको अपने आंसर को जस्टिफाई भी करना है, तर्क भी देना है हमें कि आंसर अगर ये कोई ट्रू है तो वो क्यों ट्रू है, कोई फॉल्स है तो वो फॉल्स क्यों है। चलो हम पहला पॉइंट 1 देख लेते हैं, एवरी रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। तो मैंने क्या लिखा है, यस हर इरेशनल नंबर एक रियल नंबर होता है, ये ट्रू है, क्योंकि इरेशनल नंबर भी रियल नंबर होता है और रेशनल नंबर भी रियल नंबर होता है। तो जितने भी इरेशनल नंबर हैं वो सारे के सारे नंबर रियल नंबर लाइन पे एग्जिस्ट करते हैं, तो इसलिए सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं। देन दूसरा है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। तो ये स्टेटमेंट स्टूडेंट्स, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। फॉल्स क्यों है, इसमें थोड़ा सा टेक्निकल चीज है, वो समझ लीजिए। मैंने एग्जांपल लिया √2 की वैल्यू है 1.414, आगे तक समथिंग ट्रिलियन नंबर्स तक जाएगी। देन मैंने वैल्यू ली √3 जिसकी वैल्यू है 1.732, और मैंने वैल्यू ली यहाँ पे √4 जिसकी वैल्यू है 2 आएगी, या फिर -2 आएगी। -2 क्यों आएगी, क्योंकि अगर हम -2 इंटू -2 करेंगे तब भी 4 आएगा, और हम 2 इंटू 2 करेंगे तब भी 4 आएगा। ऐसे ही मैंने √5 की वैल्यू ली है, √5 की वैल्यू होती है 2.23606, देन आगे 7। तो इसकी एक वैल्यू प्लस भी आएगा आंसर, और एक वैल्यू इसका -2.23606 ऐसे करके भी आएगा। मतलब मैं अगर 2 इंटू 23606 इंटू 2 इंटू 23606 ये करता हूँ तब भी इसका आंसर 5 आएगा, और मैं करूँ अगर -2.23606 इंटू -2.23606 तब भी इसका आंसर 5 ही आएगा। तो बिल्कुल वैसे ही √5 की भी दो वैल्यू आएंगी, प्लस में भी आएगी माइनस में भी आएगी। तो क्वेश्चन का कह रहा है कि हर एक पॉइंट नंबर लाइन पे किस फॉर्म में होगा, कोई भी नंबर में नेचुरल नंबर, मतलब 1 2 3 4 5 6 ऐसे अंडर रूट के नीचे रख दूं
इस फॉर्म में होगा। ये क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि इस फॉर्म में हर एक पॉइंट नंबर लाइन पे इस फॉर्म में होगा, लेकिन ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है। क्यों है गलत? क्योंकि √2 की एक वैल्यू होगी तो वो चलो ठीक है नंबर लाइन पे होगा, ठीक है। √3 की कोई वैल्यू होगी वो भी नंबर लाइन पे हो गया। अब ये जो 2 पॉइंट हैं नंबर लाइन पे जहां भी एग्जिस्ट करेंगे 1.414 नंबर लाइन पे लेट से यहाँ पे आएगा। जैसे यहाँ पे 0 है, इधर माइनस के नंबर हैं सारे, -1 -2, ऐसे यहाँ पे +1 +2। अब √2 की वैल्यू, मतलब मैं √2 क्यों ले रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे m एक नेचुरल नंबर लेना है। तो अगर मैं नेचुरल नंबर 2 को लेके चलता हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो इसकी वैल्यू आएगी यहाँ पे 1.414, मतलब लगभग यहाँ पे आएगा ये वाला पॉइंट √2। √3 कहाँ आएगा? 1.732, तो √3 1.7 यहाँ मान लेता हूँ, यहाँ पे आ गया √3। बट इसके बीच में भी यहाँ बहुत सारे पॉइंट होंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने जो ये वाली फॉर्म ली नेचुरल नंबर के अंडर रूट में लेके, तो इसके बीच में भी बहुत सारे नंबर्स आ रहे हैं। जबकि ये क्या कह रहा है कि एवरी पॉइंट ऑन दी नंबर लाइन, मतलब हर एक पॉइंट नंबर लाइन पे इस फॉर्म में होगा, लेकिन हर एक पॉइंट तो नहीं होगा क्योंकि ये भी पॉइंट हैं जो इस फॉर्म में नहीं है। क्योंकि ये जो पॉइंट होंगे ये ना तो √2 की वैल्यू होगी यहाँ पे और ना √3 की वैल्यू होगी, √2 √3 के बीच की वैल्यू होंगी, जो कि एक नेचुरल नंबर की, मतलब नेचुरल नंबर तो 2 हो गया और 3 हो गया। 2.5 नहीं होना चाहिए, 3.5 नहीं होना चाहिए, पॉइंट में नहीं होना चाहिए, क्योंकि नेचुरल नंबर तो या तो 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है या फिर 4 होता है। 2.5 या 3.5 नेचुरल नंबर नहीं होगा। तो यहाँ पे जो पॉइंट होंगे वो या तो 2.5 होगा, मतलब √2.5 वैल्यू होगी, या फिर √3.5 की वैल्यू, √2.9 की वैल्यू होगी। लेकिन √2 और √3 के बीच में क्योंकि बहुत सारे पॉइंट आ रहे हैं, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हर एक पॉइंट जो 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर के बीच में आ रहे हैं वो इस फॉर्म में नहीं होंगे, इस फॉर्म में नहीं होंगे। तो इसलिए हर एक पॉइंट नेचुरल इसमें नंबर लाइन पे इस फॉर्म में नहीं होगा। तो ये इसका आंसर हो गया। मतलब 2 नंबर भले वो इरेशनल नंबर हो चाहे रेशनल नंबर हो, नंबर लाइन पे उनके बीच में मैनी नंबर्स आएंगे, बहुत सारे नंबर्स आएंगे। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हर एक पॉइंट नंबर लाइन पे √m के फॉर्म में नहीं होगा। ठीक है। थर्ड पॉइंट है एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। ये स्टेटमेंट हमारा गलत है, क्योंकि रियल नंबर रेशनल नंबर भी होते हैं और इरेशनल नंबर भी होते हैं। तो हर एक रियल नंबर एक इरेशनल नंबर हो ये जरूरी नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। स्टूडेंट्स अभी मैं लेके आया हूं सामने क्वेश्चन नंबर 2। क्या है क्वेश्चन? आर दी स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल? क्या स्क्वायर रूट, मतलब स्क्वायर रूट सारे पॉजिटिव इंटीजर्स का, मतलब 1 2 3 4 5 6 इन नंबर्स का इरेशनल होता है, अपरिमेय होता है? अगर नहीं होता है तो गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज अ रेशनल नंबर। अगर नहीं होता है तो एग्जांपल देना है किसी ऐसे नंबर के स्क्वायर रूट का जो कि रेशनल नंबर हो। गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज अ रेशनल नंबर। तो इसका आंसर होगा, देखो स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर इरेशनल, ये नहीं होता है। क्यों नहीं होता? जैसे कि मैं एग्जांपल ले लेता हूं, √2 ले लिया मैंने, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर तो होगा 1.414, 3 नंबर तक, 3 डिजिट तक ले लेते हैं। ठीक है। वहीं अगर मैं √3 लेता हूं तो इसका भी आंसर एक 1.732 यहाँ तक लेता हूँ, 3 डिजिट तक। तो ये दोनों नंबर्स जो है क्या है? ये इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर क्यों है? क्योंकि इनको हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, ऐसे करके हम दोनों को नहीं लिख सकते, क्योंकि इनका आंसर जो आ रहा है वो पॉइंट में आ रहा है, जो कि कभी खत्म नहीं हो रहा। मतलब हालांकि मैं अगर इसको 1 करता हूँ, अपन में 1 करता हूँ, तो यहाँ पे अगर मैं 3 डिजिट तक लेता हूँ उसे, तो ये हो जाएगा। इसमें अगर मैं 1000 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ 3 ऊपर नीचे, तो कहने को ये हो जाएगा 1732/1000। ये एक रेशनल नंबर आ जाएगा। लेकिन
क्योंकि ये मैंने बाद के आगे वाले जो नंबर हैं ये लिखे नहीं हैं, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता कि ये नंबर कहाँ तक जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे ये नहीं पता कि मैं इसमें कितने जीरो लगा के उसका मल्टीप्लाई करूं और ये एक रेशनल नंबर बन जाए। मुझे पता नहीं कि मैं यहाँ पे एक के पीछे कितने जीरो लगाऊं और उसमें मल्टीप्लाई करूं ऊपर नीचे ताकि ये एक रेशनल नंबर बन जाए। तो मेरे को ये पता ही नहीं है, तो इसका मतलब ये होगा कि ये एक इरेशनल नंबर हुआ। मैं इसको इस फॉर्म में नहीं लिख सकता, ये गलत है अगर मैं इस तरीके से लिखूंगा तो। वो तो मुझे पूरा ना लिखना पड़े, इसलिए मैंने उसके बचाव के लिए मैंने ये केवल 3 डिजिट लिख लिए। वैसे सेम इस केस में भी है। यहाँ पे मैं चाहूँ तो 1000 से मल्टीप्लाई करके इसको मैं रेशनल नंबर बना दूं इस तरीके से, तो ये गलत होगा, ये गलत होगा। ये आगे चल के कहीं पे भी ना तो ये रिपीट होता इसमें पैटर्न कोई भी, और ना ये आगे चल के खत्म होता। तो रेशनल नंबर बेसिकली क्या नंबर हो गया कि ऐसा डेसिमल फॉर्म, एक ऐसा डेसिमल फॉर्म में ऐसा नंबर जो कि आगे चल जिसका कि पी अपन, मतलब अगर मैं पी अपन क्यू करूं तो मैं क्यू का जब भी डिवीजन करूं पी में, तो वो इस तरीके से आए डेसिमल फॉर्म में कि वो उसका डेसिमल कभी भी खत्म ना हो, डेसिमल के बाद आगे वाले अंक कभी भी खत्म ना हो और रिपीट भी ना हो। तो वो नंबर सारे इरेशनल नंबर होते हैं। तो ये इरेशनल नंबर है, ये भी इरेशनल नंबर है। लेकिन अगर मैं √4 की बात करता हूं तो इसका आंसर क्या आएगा 2, जबकि 2 तो इरेशनल नंबर नहीं है, जब 2 तो पूरा नंबर इंटीजर है। तो इससे प्रूव हो गया कि स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर, ये पॉजिटिव इंटीजर हो गया 4, तो इसका स्क्वायर रूट क्या है 2 है, जो कि रेशनल नंबर नहीं है। रेशनल नंबर है, इसको तो मैं 2/1 लिख सकता हूं, तो ये रेशनल नंबर है। तो ये हो गया इसका आंसर। स्टूडेंट्स अभी स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो इसको हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो मैं इसका आसान सा तरीका बता देता हूँ। हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं। ये लेट्स ओ पॉइंट है, इधर मैं यूनिट लेंथ ले लेता हूँ। यूनिट लेंथ मतलब 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर, तो इस तरीके से मतलब 1 मीटर, सेंटीमीटर, यूनिट कुछ भी हो सकती है, सेंटीमीटर हो सकती है, मीटर हो सकती है, लेकिन उसकी जो लेंथ रहेगी वो 1 रहेगी। तो 1 यूनिट लेंथ की मैं एक लाइन ले लेता हूँ, लेट से ओ ए, और इसके ऊपर मैं एक 1 यूनिट लेंथ का ही इस पे एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेता हूँ इस तरीके से। समकोण त्रिभुज, ये जो कोण है समकोण होगा, मतलब 90 डिग्री का होगा। तो हमने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है, इसकी भी लेंथ 1 है, इसकी भी लेंथ 1 है। ये बेस हो गया आधार, ये हो गया परपेंडिकुलर, इसकी हाइट हो गई, और ये हो गया इसका हाइपोटेनियस। ठीक है, तो ये भी 1 है, ये भी 1 है। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनियस इक्वल टू क्या होगा, अगर यहाँ से स्क्वायर रूट हटाएंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो क्या होगा, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, और ये अंडर रूट में आ जाएगा। तो बिल्कुल उसी फॉर्मूले से मैं इसको करता हूँ। हाइपोटेनियस इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 स्क्वायर, बेस कितना है 1, और परपेंडिकुलर कितना है 1, 1 स्क्वायर अपॉन ये अंडर रूट में दोनों साथ में। तो ये हो गया आपका 1/1, मतलब ये 1 प्लस 1 रूट के अंदर, और ये 2, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, ये हो गया √2। मुझे कितना रिप्रेजेंट करना है, √5। ओके, तो मैं सेम अब इसके ऊपर परपेंडिकुलर बनाते हुए यूनिट लेंथ का एक इस तरीके से यूनिट लेंथ का एक और मैं लाइन ले लूंगा यहाँ से, और ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल इस तरीके से। ये लेट से पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, तो इसकी लेंथ है √2, इसकी लेंथ है 1। तो मुझे अगर OC की लेंथ निकालनी है, तो OC की लेंथ कैसे आएगी, OC की लेंथ मतलब ये हाइपोटेनियस हो गया, यहाँ पे ये हो गया बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस मतलब OC, OC की लेंथ कैसे निकलेगी इस फॉर्मूले से, बेस मतलब ये √2 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर 1 का स्क्वायर, और ये सारा रूट के अंदर। तो ये आपको पता होगा कोई भी नंबर है उसके ऊपर अगर रूट लगा हुआ है और मैं उसके ऊपर अगर स्क्वायर करता हूं तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है, n हो जाता है। कैसे हो जाता है, इसकी जो अगर मैं इस पे से स्क्वायर रूट हटाऊंगा तो इसके ऊपर पावर आ जाएगी 1/2 की, और उसके ऊपर पावर है 2 की, देन क्या होगा n के ऊपर 1/2, और जब पावर ब्रैकेट हटाऊंगा मतलब पावर में आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा,
2 के लिए यहाँ 1 लगा सकता हूँ मैं, देन 2 से 2 कट गया तो ये n सिंगल बचा, मतलब n हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये अंडर रूट हट जाएगा यहाँ से, यहाँ पे रह जाएगा 2, 1 इंटू 1 हो जाएगा 1, इस तरीके से अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 इसकी वैल्यू आ जाएगी किसकी, ओसी की, तो इसकी वैल्यू होगी रूट 3। ओके, देन आगे इसके ऊपर में देता हूं राइट एंगल ट्राइंगल यूनिट लेंथ का, यहाँ पे समकोण त्रिभुज बना लेता हूं मैं, इसका नाम देता हूं डी। तो ये हो गया इसका बेस, ये हो गया इसका, ये हो गया इसके लिए बेस, ये हो गया इसका हाइट परपेंडिकुलर, ये हो गया इसका हाइपोटेनियस। तो गाइस इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, ये हाइपोटेनियस हो गया इसके लिए, ये हो गया बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर। तो ओडी हो जाएगा, ओडी की लेंथ होगी बेस का स्क्वायर मतलब रूट 3 का स्क्वायर प्लस ये 1 यूनिट लेंथ है 1 का स्क्वायर, और ये अंडर रूट के अंदर। तो ये मैंने अभी आपको सिखाया था कि कोई भी नंबर के ऊपर स्क्वायर रूट, अंडर रूट के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ तो क्या हो जाता है, वो n हो जाता है। तो ये तो हो जाएगा 3 प्लस 1, 1 इंटू 1 मतलब 1, तो ये हो जाएगा 4 अंडर रूट 4। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी रूट 4 मतलब रूट 2 मतलब सॉरी 2 ओनली 2। देन मैं फिर से क्या करूंगा, ये हो गया मेरा बेस, इसके ऊपर फिर से राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊंगा और ये इस तरीके से इसे बना दूंगा। इसकी लेंथ होगी 1, इसको मैंने मान लिया E, और अभी मैं OE क्या हो गया, हाइपोटेन्यूस हो गया इस राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, ODE के लिए ये 2 है ये 1 है। OE निकालने के लिए क्या करूंगा मैं, OE सेम इसी फॉर्मूले से क्या होगा, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, दोनों रूट के अंदर, ये हो जाएगा 4 प्लस 1, ये हो गया 5। तो मैं 5 को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, अभी मैं अगर इसको एज इट इज उठा के नंबर लाइन पे रख देता हूं, इधर इस तरीके से नंबर लाइन रख देता हूं, और ये जो पॉइंट O है इसको अगर मैं 0 से इसको 0 के जगह पे रखूं इसे, और इस बेस को मैं बिल्कुल यहाँ पे रख देता हूँ, लेट से यहाँ पे रख देता हूँ, तो कुछ इस तरीके से ये आएगा। लेट से अगर मैं इस तरीके से यहाँ पे आर्क बनाते हुए इस तरीके से अगर मैं आर्क बनाऊं यहाँ पे, क्योंकि आपको पता होगा कि एक सर्कल के अंदर अगर ये रेडियस है और ये इसका सेंटर है O, तो ये मैं इसकी सरकमफ्रेंस पे हमेशा ये जो कहीं पे भी मैं इसका आर्क लगाऊंगा तो इसकी जो लेंथ रहेगी ये रेडियस होगी हमेशा बराबर रहेगी, ये कहीं पे भी मैं लगा लूँ इसको सरकमफ्रेंस पे तो अगर मैं ये यहाँ से आर्क लेता हूँ तो ये जो पॉइंट होगा यहाँ पे, जहाँ पे भी ये काटेगा, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे कहीं पे 2 होगा, इसके बराबर लेंथ का इधर 2 होगा। तो ये जो वैल्यू होगी ये हुई अंडर रूट 2 की, ये वैल्यू क्या निकल गई थी रूट 3। अगर मैं इसको ये लेंथ अगर मैं अपने इसमें चाप में लेकर अगर मैं यहाँ से मैं आर्क लगाता हूँ इस तरीके से, तो ये जो वैल्यू आएगी ये कहीं पे रूट 3 की वैल्यू यहाँ पे कहीं पे आएगी। देन अगर मैं 2 की वैल्यू अगर मैं 2 का चाप लगाता हूँ इस तरीके से ऐसे करके, तो ये 2 आ गया। और अगर मैं 5 का यहाँ से चाप लगाता हूँ इस तरीके से तो ये 2.23, ये इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा 3, इधर कहीं पे 3 होगा, तो ये आएगी रूट 5 की वैल्यू। इस तरीके से मैं रूट 5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। स्टूडेंट्स अभी हम लास्ट वाले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। स्टूडेंट्स तो इससे पहले क्वेश्चन नंबर 3 जो था वो उसमें मैंने डिटेल में बता दिया है कि किस तरीके से स्क्वायर रूट का आर्क की हेल्प से स्क्वायर रूट को हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो ये एक हालांकि ये क्लासरूम एक्टिविटी है बस इसमें भी, लेकिन आपको बस इतना ध्यान रखना है कि अगर हमें कोई भी स्क्वायर रूट नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, लेट से अगर हमें स्क्वायर रूट 3 अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है तो मुझे स्क्वायर रूट ऑफ 2 ये मुझे पता होना चाहिए, इसका आर्क की हेल्प से मुझे इसको रिप्रेजेंट करना आना चाहिए। ये नंबर 2 हो जाएगा, ये अंडर रूट 2 यहाँ पे कहीं पे आएगा।
अगर मुझे अंडर रूट 4 अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है तो मुझे अंडर रूट 3 पहले रिप्रेजेंट करना पड़ेगा इस तरीके से कहीं पे। और अगर मुझे अंडर रूट 5 रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे तो मुझे पहले अंडर रूट 4 रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। मतलब अंडर रूट 4 की वैल्यू 2 होती है तो मैं 2 को इस तरीके से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा मुझे कहीं पे ऐसे इस तरीके से। कहने का मतलब ये है कि अगर मुझे रूट n अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है तो मुझे रूट n-1 ये मुझे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा पहले नंबर लाइन पे। रूट n-1 रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। जैसे मुझे रूट 5 रिप्रेजेंट करना है तो मुझे रूट 4 रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, मतलब 2 रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। मुझे रूट 4 रिप्रेजेंट करना है तो मुझे उससे पहले रूट 3 रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। रूट 3 मुझे रिप्रेजेंट करना है तो मुझे उससे पहले रूट 2 रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। कहने का मतलब यह है कि अगर मुझे रूट n मतलब रूट 100 अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे तो मुझे पहले क्या रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, रूट 99। तो ये एक बेसिक सा आइडिया है स्टूडेंट्स। इसी के साथ एक्सरसाइज 1.2 खत्म होती है। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। मैंने अच्छे से कोशिश करी आपको समझाने की। तो इसी के साथ मैं भी 1.2 खत्म करता हूँ। नेक्स्ट आगे की वीडियोज में स्टार्ट करूंगा एक्सरसाइज 1.3 से।